तो शहादत को लेकर आक्रोश है, देश में प्रदर्शन हो रहे हैं, नारेबाजी हो रही है और इन तमाम चीजों के बीच सर्वदलीय बैठक होती है। विपक्ष कहता है हम सरकार के साथ हैं। दरअसल अब कदम क्या उठाए जाएंगे, सबकी निगाहें सरकार की तरफ है। बैठकों का दौर भी जारी है, गृह मंत्री के घर भी बैठक हुई है। तमाम जो इंटेलिजेंस से जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ बातचीत की जा रही है। आगे कदम क्या उठेंगे, डिप्लोमेसी के स्तर पर क्या कुछ हो सकता है और सेना के स्तर पर क्या कुछ हो सकता है, तमाम चीजों को लेकर सरकार लगी हुई है और जनता के बीच आक्रोश है। उस आक्रोश को भी समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए तो कैसे। तो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। हमारे साथ ब्रिगेडियर मोहिंदर महाजन जी हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। आपका स्वागत है सर। और साथ ही हमारे साथ ब्रिगेडियर के.एस. गहलोत भी हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। स्वागत है ब्रिगेडियर साहब आपका भी। और कर्नल शशि वैद्य जी हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं, आपका भी स्वागत है। कांग्रेस की तरफ से हरनाम सिंह जी हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं, आपका भी स्वागत है। तमाम मेहमानों के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे हम, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं कि 40 जवानों के शव, पार्थिव शरीर जब घर में आए हैं तो किस तरह का माहौल है। जिस तरह से देश में गम और गुस्से के हालात बने हुए हैं, हर कोई गुस्से में है, हर कोई शहीदों को श्रद्धांजलि तो देता है, लेकिन सवाल भी पूछता है कि आखिर ये सिलसिला कहां जाके रुकेगा। पुलवामा में बुधवार को हुए आतंकी हमले से देश सहित विदेश में भी गम का माहौल है। ये हमला पुलवामा में हुआ, लेकिन इसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दी। इस हमले ने देश की जड़ें हिलाकर रख दी है। जहां एक ओर लोग वैलेंटाइन की खुशियां मना रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर सीआरपीएफ के जवान आतंकी हमले का शिकार हो रहे थे। जब इस हमले की खबर लोगों तक पहुंची, तो पूरे देश में मातम पसर गया। 40 जवानों की शहादत के बाद हर देशवासी का खून खौल रहा है और हर दिल यही कह रहा है कि अब बस और नहीं, बदला लो और ऐसा सबक सिखाओ कि आतंकवादी अगली बार करना तो दूर, ऐसा सोचने से भी डरे। देखिए, जो पुलवामा में जो हमला हुआ है, पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने हमला किया है और प्रधानमंत्री जी ने साफ संदेश दे दिया है कि हम सही वक्त पर पाकिस्तान को सबक सिखलाएंगे, क्षमा नहीं करेंगे और जो भी लोग जिम्मेदार होंगे उनको जरूर सजा मिलेगी। और पूरा देश आज आंदोलित है। जवानों के पाक शव उनके घर पहुंचाए जा चुके हैं, जहां उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। इसके अलावा देश भर में लोग जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ये चंदौली, शामली, धौलपुर और महाराजगंज की हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लोग गर्व के साथ शहीदों को नमन कर रहे हैं। शहीदों की याद में मार्च भी निकाला जा रहा है। जब शहीदों के पाक शव उनके घर पहुंचे तो लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। भारी संख्या में लोग शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इकट्ठा हुए। लेकिन ये पूरे देश का मामला है, ये आतंकवाद का मामला है। इस पर पूरे देश को एक साथ करना होगा। प्रधानमंत्री जी चाहे जनता सबकी एक राय है आज। ये दूसरी तस्वीरें मोगा, गुरदासपुर, रांची और धौलपुर की हैं। ये तस्वीरें महज कुछ जगह की हैं। कई जगह की तस्वीरें तो सामने भी नहीं आई हैं, लेकिन क्या स्कूल, क्या मंदिर, क्या घर, हर जगह लोग शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनके परिजनों के लिए दुआ मांग रहे हैं। फूल मालाएं चढ़ाकर शहीदों की शहादत को याद किया जा रहा है।
पश्चिम बंगाल और देहरादून में भी श्रद्धांजलि देकर शहीदों की शहादत को याद किया गया। हर कोई शहीदों के हत्यारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को शहीद हुए सीआरपीएफ जवानों के पार्थिव देह पर पुष्प चक्र अर्पित करने के बाद एक शहीद जवान को कंधा दिया था। जगह जगह श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित की जा रही हैं, मौन रखा जा रहा है और वीरों के शौर्य को सलाम किया जा रहा है और यही नारा लगाया जा रहा है कि वीर तुम अमर हो, वीर तुम अमर हो। तो वहीं इस बीच हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मनीष कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका भी स्वागत है सर। शुरुआत करें चर्चा की। ब्रिगेडियर के.एस. गहलोत जी, सर मैं आपके पास सबसे पहले आना चाहूंगा। तस्वीरें हम देख रहे हैं, लोगों में गुस्सा है, लोग कह रहे हैं बदला लेना चाहिए। यहां सड़क पर उतरकर आम लोग शायद स्थिति वहां की ना समझ पाए, हम यहां स्टूडियो में बैठकर पत्रकार की हैसियत से, एंकर की हैसियत से ना समझ पाए कि वहां स्थिति क्या होती है सेना के सामने, अर्धसैनिक बलों के सामने, और जो हालात हैं कश्मीर में, उन हालात से किस तरह से हमारे जवान निपटते हैं और किस तरह की परेशानियों का वो सामना करते हैं, हम लोग यहां नहीं समझ पाएंगे। और इसलिए लोग जो भी सड़क पर उतर रहा है वो कह रहा है कि हमला करो, बदला लो। क्या हो सकता है गहलोत साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इन हालात में पहला कदम क्या हो सकता है, किस तरह से इन तमाम हालात से निपटा जाए? सर्वप्रथम मैं उन महान सीआरपीएफ के बहादुर सूरवीरों को मैं श्रद्धांजलि पेश करता हूं और शहीदों के परिवारों के साथ गहरा दुख का प्रगटावा करता हूं, जिन्होंने अपना बलिदान दिया देश की एकता तो अखंडता को कायम रखने के लिए। दरअसल 47-48 जैसे ही देश की बंटवारा हुआ, उस समय से लेकर ये शहादतों का सिलसिला जारी है देश की एकता को कायम रखने के लिए। और ख़ास तौर पर जबकि पाकिस्तान बार बार जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर ये लड़ाई भी करता रहा है, जंगें अपने साथ लड़ी और सारी हारी, तो उसका भी उद्देश्य उसको प्राप्त नहीं हो, बदला लेने की भावना का। इसलिए उसने ये जो प्रॉक्सी वार ये शुरू कर रखी है लुक छुप के, उसी को आगे बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर खास तौर पर ये आतंकवादी संगठन सरगने, जिनके बेसिस, जिनके कैंप, जिनके हेडक्वार्टर पाकिस्तान के अंदर है और जिनको पूरी सपोर्ट, पूरी मदद पाकिस्तान की फौज, आईएसआई मिल रही है। जैशे मोहम्मद हो, एलटी हो, कोई भी जितने भी संगठन हैं, तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की सपोर्ट, पाकिस्तान की हमेशा ही ये नीति रही है कि वो जंग तो हमारे से जीत नहीं सकते, मगर वो एक हार समझ के कि उनकी बड़ी नामोशी भरी हार 71 में हुई, कश्मीर 748 के बाद 65 में भी कुछ नहीं कर सके, घुसपैठ उसमें भी हुई। तो अभी वो जो नमोशी भरी हार का है, खास तौर पर फौज जो है उधर, वो बहुत मैं समझता हूँ राजपाक जो चला रही है, फौज चला रही है, इसे चलाई। तो उनके अभी भी देखो मसूद अजहर का हेडक्वार्टर जो है कि ट्रेनिंग भी होती है जहाँ, वो शरेआम है। जो देखो ओसामा बिन लादेन का छुप के सारा वो बनाया गया आईएसआई ने माहौल, पता ना चले। खैर यूएसए ने पता कर लिया, मगर इधर पता है सभी को। तो फिर पाकिस्तान डिनायल मोड में है, वो मानता नहीं है, उसने अपनी शिकस्त कभी नहीं मानी। सर्जिकल स्ट्राइक हुई तब नहीं माना उसने, अभी नहीं मान रहा कि हमारे नहीं है। तो है उनके, क्यों? जैशे मोहम्मद ने शरेआम उसकी जो वीडियो आई है उसके अंदर स्पष्ट किया है। तो वो लड़का जो है एक 12th क्लास में पढ़ते हुए छोड़ के चला गया, उसको मोटिवेट करना, रेडिकलाइज करना, और जिस तरीके से विस्फोटक सामग्री उधर पहुंचाई गई, बेशक उधर से आई, पाकिस्तान तो है ही है, वो और किसी रास्ते से आई, मगर उसको ट्रेनिंग देने वाला इतना आसान नहीं है। हमने फौज के अंदर बड़ी इंटेंसिव ट्रेनिंग की है, हमने जंगें लड़ी हैं, हमें पता है कैसे ये जो विस्फोटक सामग्री है, आईडी ब्लास्ट कैसे किए जाते हैं, कितना कठिन है उनको जोड़ना।
कितना कठिन है, कभी फ्यूज लगाना, कभी फिर उसको उसका टेस्ट करना। तो ये सारा कुछ उधर होता रहा, मगर जैश ए मोहम्मद की देख रेख और सरगने उधर बैठे। उसको गुस्सा, क्यों, उसके जो नेफ्यू वगैरह थे वो मारे गए उधर मुकाबले के अंदर, और ये उसका बदला लेने के लिए उसने साजिश रची। तो उसके अंदर मैं सोचता हूं कोई ना कोई चूक भी जरूर है। क्यों इतनी बड़ी गहराई तक ट्रेनिंग करना, इकट्ठे करना, मोबिलाइज करना, स्टोर करना, फिर उसको एक्टिवेट करना, फिर उसको एक गाड़ी लेना, फिर लड़के को इतनी ट्रेनिंग जो है, मैं समझता हूं। देखो पहले भी ब्लास्ट हुए हैं, 2000 में पहला ब्लास्ट उधर श्रीनगर जो हमारा कोर हेडक्वार्टर उसके सामने हुआ, 2005 में हुए। 2005 में मेरे को याद है, 2005 में थे नवंबर 2 नवंबर 2005 में जो उस समय मुख्यमंत्री थे मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, उनके घर के सामने ये एक कार के अंदर बैठ के आत्मघाती हमला ब्लास्ट किया। तो ये हुए 2008 में श्रीनगर से बारामूला जाते समय, उधर कानवाई पर भी हुआ। मगर अभी जो तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है वो तालिबान की तरह, या मैं समझता हूं बाकी और भी जगह ऐसे इस्तेमाल हो रहे हैं। उनका कोई ट्रेन व्यक्ति कोई उसको दी है और उधर से आके इधर ट्रेनिंग दी है, और ये जो है किस रास्ते से आके कहीं एक चौकियां पार करके, उनको पूरी खबर थी हमारी कार्रवाई कब चलेगी, कितने बजे चलेगी, कितनी गाड़ियां कहां से निकलेगी, तो कहां उनको ऐसा मौका मिल सकता है। तो उसके अंदर मौसम खराब था, किया है उन्होंने कार्रवाई। मैं समझता हूं इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। और पाकिस्तान को जो सवाल आपने पूछते हैं सबक सिखाने के लिए, उसकी बात फिर करते हैं बाद में। ठीक है कर्नल शशि वैद साहब, मैं आपके पास आऊं। लगातार हम कह रहे हैं और तमाम टीवी चैनल्स पे चल रहा है, शहीद हुए हैं, शहादत है, लेकिन तकनीकी तौर पर कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकारी कागजों में ये शहीद नहीं है। कैसे समझा जाए? क्या इसमें भी दोहरे मापदंड है, कौन शहीद है कौन नहीं है? तकनीकी तौर पे तो तमाम चीज़ें कुछ उलट ही हैं। नहीं, मेरे ख्याल में तो ऐसी बात सोचना ठीक नहीं है। वो अपनी ड्यूटी पर क्या उनको वो सुविधाएं मिलेंगी जो एक सरकारी तौर पे जो एक पैरामीटर है कि ये शहीद के दर्जे में आते हैं, उनको ये सुविधाएं हैं, क्या इन लोगों को भी वही सुविधाएं मिलेंगी? मेरे ख्याल से मिलनी है और मिलनी चाहिए। अगर ऐसी कोई करेक्शन की जरूरत पड़ती है तो मैं, क्योंकि आज सर्वदलीय बैठक में भी ये बात उठी है, सर्वदलीय बैठक में भी सरकार को बताया गया है कि वो तमाम सुविधाएं आप दीजिए, जो चेंजेस होने चाहिए तकनीकी तौर पे कागजों में वो कीजिए, ताकि इनको भी वही सुविधाएं मिल पाएं। मुझे यकीन है कि ये पूरा जो जैसे पूरे देश में अभी रोष फैला हुआ है और सरकार भी इसके बारे में ठोस कदम ले रही है, तो ये पॉइंट जो है ये मेरे ख्याल में छोटा पॉइंट है और इस पे कोई ना कोई हल निकल आएगा। और ये जो हमारे भाई शहीद हुए हैं, ये शहीदों का ही इनको दर्जा मिलेगा, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर सवाल वही आता है घुमा फिरा के कि हम करें तो करें क्या? सेना के स्तर पर तो सरकार कह रही है, खुली छूट दे दी गई है, लेकिन आखिर करें तो करें क्या? सर्जिकल स्ट्राइक जैसी चीज़ें जो तमाम सरकार ने कहा कि हमने करी वो हुई, जंगें हम लड़ चुके हैं, तमाम सेना पे हमारे सरहद पे हमारे जवान डटे हुए हैं, इंटेलिजेंस इनपुट कभी कभी फेलियर भी हो जाता है, कभी चीज़ें आती हैं। किस तरह से समझे, कैसे हैंडल करें, टैकल करें, क्योंकि देश की जनता अब कह रही है कि बस बहुत हो चुका। देखिए, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तो उससे पहले किसी को मालूम नहीं था कि ऐसा एक्शन हो सकता है। आज भी मिलिट्री के पास और सेना के पास में कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि यहाँ टीवी स्टूडियोज में प्रॉब्ली डिस्कस नहीं हो सकती हैं, पर वो ऑप्शंस हैं। अभी जो सेना काम करेगी वो अपने टाइम पे करेगी और अपनी जगह पे करेगी, ठीक। और बाकी जो सरकार को करना है वो सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि वो एक्शन ले। जैसे 2 एक्शन कल से हुए हैं वो उसकी हम स्वागत करते हैं, पर इसके साथ में और एक्शंस की ज़रूरत है। जैसे कुछ देर पहले मिस्टर राजीव चंद्रशेखर एमपी, उन्होंने पार्लियामेंट में एक प्राइवेट मेंबर बिल लाए थे कि पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट घोषित किया जाए। वैसा कार्रवाई यहां होना चाहिए। अगर हम ही अपने देश में पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट नहीं बोल रहे हैं तो दूसरों को कैसे बोल सकते हैं कि आप इसको टेररिस्ट बोलिए? बिल्कुल। दूसरी बात,
दूसरी बात यह है कि हमारे को इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एंड सारे तरीके इस्तेमाल करके उसको आइसोलेट करना चाहिए। मैं ये बोलना चाहता हूं कि बलूचिस्तान में क्यों हम दखल नहीं देते हैं। अगर वो कश्मीर में दखल दे सकते हैं तो हम बलूचिस्तान में दखल दें। बलूचिस्तान की जो सरकार है, जो उनका भुगती साहब है, जो यूरोप में घूम रहे हैं, उनको उनकी सरकार जैसे मुजीबुर रहमान साहब की सरकार को हमने रिकग्निशन दी थी, इसी तरीके से वो सरकार इन एक्साइल एक्सेप्ट की जाए। और मिस्टर भुगती पासपोर्ट मांग रहे हैं इंडिया का, क्यों नहीं दे रहे हैं हमको? उनको इंडिया का पासपोर्ट देके उनको इंडियन सिटीजन बनाइए, ताकि वो हमारे लिए बलूचिस्तान में काम करें, जो जैसे मोहम्मद जो हैं वो कश्मीर में करना चाहते हैं। ठीक। तो इन तरीकों से हमारे को पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहिए और वर्ल्ड ओपिनियन पाकिस्तान के अगेंस्ट हम जनरेट करें जी, ताकि वो अलग थलग पड़े और इकोनॉमिक सैंक्शंस लगवाएं उनके ऊपर। बाकी जो जहां से वो ट्रेड कर रहे हैं, वो उन कंट्रीज को हम रिक्वेस्ट करें कि इनसे, ये टेररिस्ट स्टेट है, इनसे अपना ट्रेड जो है वो कम किया जाए या बंद किया जाए। बिल्कुल। ब्रिगेडियर मोहिंदर महाजन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरह से ये तमाम चीज़ें हुई और जो हमने एक वर्ल्ड फोरम पर पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश की, हम देख रहे हैं कि चीन हमारा पड़ोसी है, पाकिस्तान से वो लगा हुआ है और कदम के साथ कदम मिला के चलता है। वो उसने कंडेम तो किया इस अटैक का, लेकिन लश्कर तैयबा के मामले पे वो चुप हो जाता है। अमेरिका, उसने कंडेम किया, लेकिन 13 फरवरी का एक एडवाइजरी उसने जारी करी अपने नागरिकों के लिए कि जिसे हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, उसने आज़ाद कश्मीर करके संबोधित करते हुए उसमें लाइन लिखी कि आज़ाद कश्मीर का ट्रेवल ना करें अमेरिकी नागरिक। तो दोहरे मापदंड वर्ल्ड लेवल पर हमें देखने को मिल रहे हैं। हर कोई अपनी सहूलियत के हिसाब से चीज़ों को आंक रहा है और हम लगातार पाकिस्तान से बातचीत कर रहे हैं। हम पाकिस्तान के तमाम जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, जो ऑफिशियल्स होते हैं, उनकी बड़ी इज्जत अफजाई करते हैं। हम कभी कश्मीर के जो हमारे ये लोग हैं, जो कश्मीर में हमारे नागरिक हैं, हम उनसे बातचीत से ज़्यादा अहमियत इस बात को देते हैं कि पाकिस्तान से हमारी बातचीत हो। बस जाएगी तो पाकिस्तान जाएगी। पाकिस्तान कौन होता है इन तमाम चीज़ों पे बात करने वाला? क्या कोशिश नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान को आइसोलेट करें और जो कश्मीर में लोग हैं उनसे सीधी बातचीत करें? देखिए, किसी देश के 3 पावर सेंटर्स होते हैं जी, सबसे, और जिससे उसकी पावर पता लगती है। ठीक। पहला है डिप्लोमेटिक जी, दूसरा है इकोनॉमी जी, और तीसरा है मिलिट्री पावर। ठीक। डिप्लोमेटिकली हमारे एक्शंस गवर्नमेंट ले रही है। हर कंट्री अपना नेशनल इंटरेस्ट पहले देखता है, ठीक, और फिर हमारा इंटरेस्ट देखेगा। इस कदम में जो आपने रिसेंटली सुना है कि सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस ने अपना पाकिस्तान का ट्रिप रद्द कर दिया या पोस्टपोन कर दिया, ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इसी तरह दूसरे कंट्रीज भी ले रहे हैं। तो मेरा विचार है कि गवर्नमेंट डिप्लोमेटिकली स्ट्रॉन्ग एक्शन ले रही है। चाइना हैज़ ऑलवेज बिन अगेंस्ट अस जी, किसी न किसी तरीके से, लेकिन फिर भी एक बात अच्छी है कि उन्होंने एक्शन को कंडेम किया है। ठीक। इसके अलावा जो एक्शंस हैं, डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली हम स्ट्रॉन्ग कंट्री हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिलिटरीली जो एक्शंस हैं, गवर्नमेंट ने चाहे कह दिया है कि हमने आर्म फोर्सेस को पूरा छूट दी है, लेकिन उसमें कई तरह के एक्शंस हैं। 4-5 ऑप्शंस जैसे पहले भी बताया गया हैं। सर्जिकल स्ट्राइक है, स्ट्राइक अक्रॉस एलओसी है, स्ट्राइक अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर है, और कई कोवर्ट ऑपरेशंस हैं। ये सारी ऑप्शंस अब कंसिडर की जाएंगी और एक्शन जल्दी होगा, लेकिन इतना भी जल्दी नहीं है। उसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ती है, दूसरों को साथ में लेना पड़ता है। और मेरे विचार में ये सारे एक्शंस कंबाइंड होके इन a short time frame, in few days, you will see something happening on ground. ठीक है। और जिस तरह से ये तमाम चीज़ें विरोध के स्वर में बदल रही है, लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी नज़र आई कि विपक्ष के तौर पर और सरकार के तौर पर तमाम राजनीतिक दल एक साथ नज़र आए। आज बैठक भी हुई, सभी दलों ने कहा है सरकार से कि सरकार कदम उठाए,
हम साथ में हैं। ऐसे में मनीष भारतीय जनता पार्टी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, सरकार को साथ दे रहा है विपक्ष, और विपक्ष कह रहा है कि आप कदम उठाइए, तमाम कदम उठाते हैं सरकार तो हम साथ में हैं। सेना को खुली छूट देने की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं। राजनीतिक तौर पर क्या इन तमाम चीज़ों से सरकार को बल मिल रहा है? आप लोग किस तरह से देख रहे हैं जिस तरह से विपक्ष आप लोगों के साथ आया है और देश में जो माहौल है? डेफिनेटली देश का जो माहौल बना है और विपक्ष की जितनी पार्टियां, हमारी देश की यही खूबी है, जब भी देश पे कुछ ऐसा संकट नज़र आता है तो सारी पार्टियां एक साथ मिलके उस संकट को सामना करने के लिए खड़ा होती है। मैं विपक्ष को भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है, देश का मुद्दा है, हमारे देश के शहीद लोगों के बारे में है, देश के लोग बलिदान ही हुए हैं। तो इस मुद्दे पे विपक्ष के आने से, और चूंकि मोदी जी ने कल अपने स्पष्ट 2 शब्दों में बोला कि हम इसकी सज़ा, जो गुनाहगार हैं उनको सज़ा मिलेगी, कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, कौन देगा, किस प्रकार देगा, ये सब सेना तय करेगी। क्योंकि बहुत सारी ऐसी टैक्टिकल एक्शन होता है जो कि ओपनली यहाँ न्यूज़ पे कोई नहीं बता सकता। चूँकि आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मैं भी लगभग 11.5 साल एयरफोर्स में रहा हूँ, और मुझे भी बहुत बार अवंतीपुर, जम्मू से ट्रांजिट कैंप के द्वारा अवंतीपुर जाने का मौका मिला। तो उस समय की क्या सिचुएशन होती है, किस तरह से हैंडल किया जाता है, तो सरकार कुछ न कुछ निश्चित रूप से स्ट्रॉन्ग डिसीजन आने वाला है। हमारे सैनिकों पर धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, अच्छा डिसीजन होने वाला है देश के लिए।